मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी ये 3 इंतहाई अहम डेफिनेशंस हैं। इन 3 में से कोई एक डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। तो जो सबसे पहले लिखी है इधर चीज़ वो क्या लिखा हुआ है जी, रेशो। तो रेशो को आपने डिफाइन करना था। व्हाट इज़ मींट बाय रेशो, के रेशो का क्या मतलब है। तो इसका आप इस तरह आंसर देंगे, अ रिलेशन, एक ही ऐसा रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। जो दो क्वांटिटीज़ होंगी वो दोनों सेम काइंड की होंगी, एक तरह की होंगी। तो सेम काइंड से मुराद ये है मेजर्ड इन सेम यूनिट। तो उन दोनों को आपने सेम यूनिट के अंदर मेजर करना है। तो इसका मतलब ये है मसलन अगर दो क्वांटिटी अगर तो उसकी जो यूनिट है वो डिफरेंट हो, मसलन 1 किलोमीटर है और 1 सेंटीमीटर है, तो फिर इनको आप चेंज करेंगे सेम के अंदर, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। यानी कि आपने सेम उसकी फॉर्म बनानी है यूनिट की और उसके बाद उसको आपने सॉल्व करना है। इसी तरह एक अगर लिखा हुआ है किलोग्राम में और एक लिखा हुआ है ग्राम में, तो आपने जो ग्राम वाला है उसको भी कन्वर्ट कर लेना है किलोग्राम के अंदर, या किलोग्राम वाले को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वजह से ये कह रहे हैं मेजर्ड इन सेम यूनिट। तो आपके पास जो दो क्वांटिटीज़ हैं जो सेम काइंड की हैं, तो उनका आपने यूनिट पहले सेम करना है, फिर उसको के दरमियान जो रिलेशन निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेशो कहेंगे। अच्छा, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, क्या आपने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की, लेकिन याद रखें जो दूसरी आपके पास वैल्यू होगी या रकम होगी, यानी कि जिस तरह इधर ए और दूसरी क्या जी बी है, तो बी आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने डिवाइड होना होता है। तो अगर नीचे किसी चीज़ के 0 आ जाए तो वो जो है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो अनडिफाइन हो जाता है। इस वजह से वो कहते हैं बी नॉट इज़ इक्वल टू 0, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज, फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए रेशो बी, या इसको यूँ लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में हमने लिखना होता है। अगर b 0 होता तो इसके नीचे 0 आ जाना था। अब 0 किसी चीज़ के नीचे आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। मसलन अगर मैं कहूँ डिवाइडेड बाय 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 0 ऊपर होता ना 0 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब ये होना था कि 5 में से स्टूडेंट ने 0 नंबर लिए हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 0 में से उसने 5 नंबर लिए हैं। तो ये जो बात है ये एक यानी कि ऐसी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से अगर नीचे 0 हो तो फिर हम क्या कहते हैं, ये अनडिफाइन है, यानी कि ये डिफ़ाइन नहीं की जा सकती कि 0 में से जी 5 नंबर, तो 5 में से तो 0 हो सकते हैं। तो इस तरह वो ये कह रहे हैं जो नीचे चीज़ लिखी जाएगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या है बी है, तो वो कहेंगे बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपने एक कंडीशन बतानी है। तो इस तरीके से आपने इसका जवाब देना है। तो ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको समझते हैं, जो है डायरेक्ट वेरिएशन। पहले ये वाली हमने कर ली, अब हम ये वाली जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसका आपने आंसर इस तरीके से देना, आपने कहना है इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट, कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशन इस तरह का हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना या कम होना, डिक्रीज़ का मतलब कम होना। इन वन क्वांटिटीज़ काजेज़, यानी कि वो दो जो क्वांटिटीज़ हैं उनका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना क्या करे, वो वजह बने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की। तो ये आपने याद रखना है, पहले इंक्रीज़ है बाद में डिक्रीज़ है, और बाद में भी आपने यूँ ही लिखना है इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो अगर इंक्रीज़ पहले लिखा हुआ है तो जब ये इन वन क्वांटिटी काजेज़ लिखना है तो काजेज़ के बाद भी पहले आपने क्या लिखना है, इंक्रीज़ लिखना है। तो बाद में इधर डिक्रीज़ लिखा हुआ है तो ये समझ लें, मैं 2 टिक लगा देता हूँ। तो आपने बाद में डिक्रीज़ वाला लफ्ज़ बाद में रखना है। इस डेफिनेशन के अंदर यही अहम चीज़ है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जो तरतीब है वो आपने तब्दील नहीं करनी है। तो फिर हम क्या कहेंगे, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी।
दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। आप इसको यूँ समझें, इधर ये एग्जांपल भी दी हुई है, स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉलर द सरकमफेरेंस। तो अगर हमारे पास पहले ये एक सर्कल है और इसका ये रेडियस है, मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है जी? रेडियस है। अब अगर हम रेडियस को छोटा कर दें, रेडियस को छोटा कर दें तो जो सर्कल बनेगा वो भी छोटा बनेगा। मसलन अब मैंने ये रेडियस पहले से छोटा कर दिया, तो अगर रेडियस बड़ा होगा तो ये जो सरकमफेरेंस है, ये वाली जो जगह है ये बड़ी होगी, और अगर रेडियस छोटा हो जाएगा तो सरकमफेरेंस यानी कि ये जो सी है, सरकमफेरेंस ये वाली जगह होती है, तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी जी? छोटी हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर आर को इंक्रीज़ करेंगे तो सरकमफेरेंस इंक्रीज़ करेगा, अगर आर को डिक्रीज़ करेंगे तो सरकमफेरेंस डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यही वो इधर कह रहे हैं कि दो हमारे पास ना कोई क्वांटिटीज़ हैं, मसलन रेडियस और सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होता है ये जो बाउंड्री है इसकी। तो इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ in one quantity increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल दे दी, स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमने कोई सर्कल का रेडियस स्मॉल कर दिया, स्मॉलर द सरकमफेरेंस, तो उससे क्या होगा? सरकमफेरेंस स्मॉल हो जाएगा। या इसका ऑपोजिट भी आप लिख सकते हैं, अगर ग्रेटर द रेडियस ऑफ द सर्कल ग्रेटर द सरकमफेरेंस या लार्जर द सरकमफेरेंस। तो ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, दो हमारे पास अगर टर्म्स दी गई हों एक्स और वाई, जिस तरह इधर रेडियस और सरकमफेरेंस है, इसी तरह कोई एक्स और वाई अगर दी गई हों तो उनके दरमियान जो उनको लिखा जाता है आपस में इस रिटर्न है, तो उसको यूँ लिखा जाता है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स का। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई लिख लें या वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स लिख लें। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको ख़त्म करेंगे तो इधर इज इक्वल टू और के लगा देंगे, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू के और आगे x लिखा हुआ तो इधर क्या लिखा जाएगा? x लिखा जाएगा। तो इस तरह आपने इसका ये जो जवाब है ये देना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इनवर्स वेरिएशन, आप इसको समझते हैं। तो ये पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन। तो आपने इसका जवाब देना इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट, कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं और उनके दरमियान इस तरह का रिलेशन है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काज डिक्रीज़ और इंक्रीज़। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो तरतीब आपने तब्दील कर दिया। अगर इंक्रीज़ पहले लिखा हुआ है तो अब आपने इंक्रीज़ को बाद में लिखना है इधर अगर आप देखें, और अगर डिक्रीज़ बाद में लिखा हुआ है तो डिक्रीज़ को आपने पहले लिखना है। तो आपने कहना है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काज डिक्रीज़ और इंक्रीज़, यानी कि इसकी तरतीब आपने चेंज कर दी इन द अदर क्वांटिटी, देन वेरिएशन इज़ कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। तो ऐसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। यानी कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाए या एक चीज़ का कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। तो इधर इसकी एक एग्जांपल दी गई है, इधर लिखा इफ़ नंबर ऑफ वर्कर इज़ इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर जाएं देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क। तो काम को ख़त्म करने का या टास्क को ख़त्म करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि हमने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज़ किए तो हमारा जो टास्क को फिनिश करने का जो टाइम है वो क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। तो इन दोनों के दरमियान यानी कि वर्कर्स और जो टाइम है इनके दरमियान जो हमारे पास है रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। तो इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई हमारे पास है, मसलन कोई एक्स और वाई कोई चीज़ें हैं या नंबर्स हैं, तो इज़ रिटन एज उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जब एक्स डिवाइडेड बाय में आ जाए, बिल्कुल सामने ना आए और 1 डिवाइडेड बाय की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्सली।
तो ये इन्वर्सली रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है या इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है। इसी तरह अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन यानी कि ये वाला जो साइन है इसको ख़त्म करें तो इज़ इक्वल टू के लिखते हैं और आगे क्या 1/x। जब के ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो के 1 ज़र के ऊपर के आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो जो इन्वर्स रिलेशन है उसको या तो इस फॉर्म में लिखा जाता है या इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये इज़ इक्वल टू वाली फॉर्म है और ये दूसरी फॉर्म है जिसके अंदर ये वाला साइन आता है। तो उम्मीद है आपको इन 3 डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी और ये तीनों इंतहाई अहम डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन वो पेपर में पूछ लेते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह याद करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।